अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है एज़मा, जिसे हम उर्दू में दमा भी कहते हैं। अब दमा सांस की एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मरीज़ को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिसमें क्या होता है कि मरीज़ जो है सांस को इनहेल तो कर लेता है, अंदर तो ले जाता है, लेकिन जब वो सांस को बाहर निकालने की कोशिश करता है, एक्सहेल करने की कोशिश करता है, तो वो मरहला उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम दमा कहते हैं। अब दमा जो है एक रिवर्सिबल बीमारी है, और इसके मुकाबले में अगर हम देखें सीओपीडी, वो एक इरिवर्सिबल बीमारी है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान क्या फ़र्क है कि दमा जो है रिवर्सिबल बीमारी जो है, इसमें क्या होता है कि अगर मरीज़ को बीमारी हुई है, दमे की अटैक हुआ है, तो उसमें मरीज़ जो है डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर जो है डॉक्टर उसे अद्वियात देता है, तो वो फ़ौरन मरीज़ जो है एक नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाता है। लेकिन जो सीओपीडी का पेशेंट होता है, जो दायमी मर्ज़ है सांस का, उसके अंदर क्या है, मरीज़ को एक लंबे अरसे के लिए जो है अद्वियात लेना पड़ती हैं, वो इस मरहले से काफ़ी साल तक गुज़रता रहता है। कौन कौन सी काजेज़ हैं? तो सबसे पहले जो इसमें मेन काज आती है वो जेनेटिकली आती है, कि बच्चों में ये जो मसला है जीनाती तौर पर होता है कि वालिदैन से जो है दमा का मर्ज़ जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि ये एलर्जेंस की वजह से भी होता है। अब एलर्जेंस क्या होते हैं कि वो ऐसे ज़रात, ऐसे चीज़ें जो है हमें एलर्जी काज करती हैं। अब उसमें डिफरेंट फूड्स भी हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट जो हैं पोलन्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एज़मा की वजूहात बन सकती हैं। और उसके बाद हम बात करें कि एनिमल डेंडर के बारे में, कि जो जानवरों के फजलाजात हैं, गोबर हैं, उनकी वजह से भी ये सांस का मसला होता है। अब क्या है कि एनिमल डेंडर में कि जो फजलाजात हैं, जब वो सूख जाते हैं, तो वो जब हवा में शामिल होते हैं, तो जब कोई मरीज़ दमे का उनको इनहेल कर लेता है, तो उसकी वजह से जो है उनको दमे का मर्ज़ शुरू हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि सर्दियों में ये मुख्तलिफ़ लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, स्मोक की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी तरह कुछ लोगों को ये एक्सरसाइज करने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है कि एक्सरसाइज के दौरान जो है सांस को अंदर और बाहर ले जाते हैं जब, तो उसमें जो है आम रूटीन से हट के जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब सांस की तेज़ी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है गाड़ियों के धुएँ की वजह से या सिगरेट के धुएँ की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, उनमें जो है लोग जो काम करते हैं उनको भी ये मसला शुरू हो जाता है। और जो कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं उनके अंदर जो है उनमें भी जो है ये बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारी। एक होता है कि एस्पायरिन टेबलेट की वजह से भी जो है बाज़ लोगों को एस्मा हो जाता है। उसमें क्या है कि एस्पिरिन की गोली खाते हैं, तो उसमें जो है लोगों को दमे का मसला शुरू हो जाता है। इसे हम एस्पायरिन इंड्यूस्ड एज़मा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने वजूहात बताई हैं, इनके अंदर क्या होता है कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये जब भी किसी मरीज़ के सांस के ज़रिए अंदर जाता है, तो जो छोटी छोटी नालियाँ हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, तो उनमें क्या है जे जाकर जो है इन्फ्लेमेशन करवा देती हैं। अब जितने भी हमने ये वजूहात बताई हैं, इनमें होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों में जाती है, और जो हमारे बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, उनमें जाके जो है ये कंस्ट्रिक्शन करवा देती हैं, सांस की नालियों को तंग करना शुरू कर देती हैं। अमल होता कैसे है, इसमें ये होता है कि जब भी कोई इस तरह का फ़ॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होगा तो वो इसके ख़िलाफ़ जो है अपना जो है अमल ज़ाहिर करना शुरू कर देगा। नतीजे के अंदर जो होगा, जो हमारी नालियाँ हैं सांस की, वो तंग होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्या होगा कि अगर कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया है, तो उसमें क्या होगा कि म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। म्यूकस प्रोडक्शन क्या है, रतूबतें बनना शुरू हो जाएंगी बारीक बारीक नालियों के अंदर। जब वो रतूबतें बनेंगी तो वो क्या करवा देंगी, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करवा देंगी, जो हमारी सांस की छोटी नालियाँ हैं उनको तंग करना शुरू कर देंगी। अब जब तंग होगी तो वहाँ पर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है मरीज़ जब सांस को अंदर लेगा तो उसका तो प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस सांस की नालियों की अगर हम बात करें, तो ये हमारे दिमाग के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, जो कि स्मूथ मसल से बने होते हैं, ये ऐसे पट्टे होते हैं जो हमारे दिमाग के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं।
अब जब भी कोई फ़ॉरेन चीज़ जब इंटर होगी तो दिमाग फ़ौरन जो उनको मैसेज भेजेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पर जो जाके उन नालियों की जो है कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी। दमा की अगर हम अलामात के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले जो अलामत है वो है कफ़, जिसे हम खांसी कहते हैं। मरीज़ को खांसी आना शुरू हो जाती है। और दूसरी जो अलामत है उसमें शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB, मरीज़ को सांस लेने में तंगी होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद जो थर्ड है वो है चेस्ट टाइटनेस, सीने की जकड़न शुरू हो जाती है। और ये अलामत अमूमन जो हैं पाई जाती हैं मरीज़ों के अंदर। इसके अलावा और भी अलामत हो सकती हैं। ठीक है, जब भी कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले तो वो उसकी हिस्ट्री ले लेता है कि मरीज़ को क्या क्या अलामत हैं और मरीज़ किन हालात से गुज़र रहा है बीमारी में। तो उसके बाद जो है डॉक्टर फिर उसको स्टेथोस्कोप की मदद से भी जो है सीने पर रख कर चेक करता है कि आया कि इसको जो अलामत हैं ये वाकई दमे की हैं या किसी और वजह से हो रहा है। तो दमे के अंदर जो है मरीज़ के सीने से जो है सीटियों की सी आवाज़ आने लगती है। अगर हम दमा के टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है दमे के मरीज़ के लिए कौन सा टेस्ट तजवीज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो है PFT, जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं या स्पायरोमेट्री टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक डिवाइस होती है जिसके अंदर जो है वो नाली के अंदर जो डॉक्टर है मरीज़ को कहता है कि जी इसके अंदर फूंकें, आप सांस को बाहर निकालें। जब वो सांस को बाहर निकालता है तो उसमें चेक करते हैं डॉक्टर कि 1 सेकंड के अंदर जो है इस मरीज़ ने कितना सांस बाहर निकाला है। अगर तो वो जो वैल्यू आती है अगर वो 80 से कम हो तो हम उसे दमे का मरीज़ समझते हैं। ठीक है, अगर 80 से ज़्यादा हो तो हम उसे दमे का मरीज़ नहीं समझते। इसी तरह जो डॉक्टर हैं फिर इस मरीज़ को अद्वियात देते हैं अगर दमा आ जाए। तो उन अद्वियात के नतीजे में क्या होता है कि अगर तो उसमें कोई अलामात में बेहतरी आई है, ठीक है, तो फिर जो है दोबारा डॉक्टर ये टेस्ट करवाते हैं और स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाते हैं। अगर तो उस 80 जो वैल्यू है उससे ऊपर अगर मरीज़ की जो आ रही है तो उसे हम कहेंगे दमा ही कहेंगे। लेकिन अगर वो उससे कम आ रही है तो हम उसे फिर COPD कहते हैं, इरिवर्सिबल जो है डिज़ीज़ कहते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा आके डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब मैं चेक करवाना चाहता हूँ कि मुझे दमा है या नहीं है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो है एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम जो है पेशेंट को मेथाकोलिन दवाई एक होती है जो देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है मरीज़ का सांस ख़राब होता है। और फिर उसी तरह स्पायरोमेट्री के ज़रिए जो एक सांस को चेक करने का जो आला है उसके ज़रिए जो है डॉक्टर्स चेक करते हैं कि आया कि अगर इस दवाई मेथाकोलिन के लेने के बाद जो है उस मरीज़ की जो सांस की जो वैल्यू आई है वो 80 से कम आ रही है तो उसमें हम समझेंगे कि ये दमे का मरीज़ है। ठीक है, अगरचे अलामात नहीं होती मरीज़ों में, ठीक है, लेकिन अगर वही वैल्यू जो है 80 से ज़्यादा आ रही है तो हम समझेंगे कि जो ये मरीज़ है ये दमा इसमें नहीं है। दमा की अद्वियात के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो भी दमा का मरीज़ आता है तो उसमें सबसे पहले उसको रेस्क्यू मेडिसिन दी जाती है जिसे ब्रोंको डायलेटर भी कहते हैं, जिससे मरीज़ का जो सांस है वो बहाल हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जिससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं उसको इन्हेलर तजवीज़ करते हैं कि इन्हेल करते हैं उसके ज़रिए, तो जब भी उनको प्रॉब्लम होता है तो वो सांस लेने का जो प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी हद तक उसमें ठीक हो जाता है। और उसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं दमे के मरीज़ों के लिए मतलब उनको टीका भी लगाते हैं जिससे सांस का जो है अमल बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जो कोई डॉक्टर होता है अच्छा वो क्या करता है कि अपने मरीज़ को पीक फ्लो मीटर रिकमेंड करता है कि मरीज़ जब बेहतर महसूस करे कि उसका दमे का मसला ठीक हो रहा है तो उसमें जो है पीक फ्लो मीटर के अंदर वो अपने सांस को उसी तरह फूंक मार के चेक करे, ठीक है, और उसकी वैल्यू को जो है वो नोट कर ले। और जब उसको फ़ील हो कि उसको दमे का मर्ज़ शुरू हो रहा है, दोबारा से उसे अटैक हो रहा है, तो उस टाइम पे भी जो मरीज़ है उस पीक फ्लो मीटर के अंदर जो फूंक मार के चेक करे। अगर तो बाद वाली जो वैल्यू है बीमारी जब उसको स्टार्ट होगी, अटैक जब स्टार्ट हुआ है उसे दमे का, अगर ये वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू है उससे कम आ रही है तो इसका मतलब है मरीज़ को अभी भी दमा है। तो उसको चाहिए कि वो अपनी दवाई को जारी रखे और अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहे। दमा की अगर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें
तो इसमें यही है कि मरीज़ों को जिन जगहों पर जाने से दमा होता है, जो फैक्टर्स हैं वहाँ से उसको परहेज़ करना चाहिए। और अगर उसने उन जगहों पर जाना भी है तो उसको चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें वो इन्हेल ना करे, जिसकी वजह से दमा स्टार्ट होता है।